हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये रासायनिक बल गतिकी चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारा ये पूरा चैप्टर जो है इसके इर्द गिर्द ही चलता है। अभिक्रिया कोटि इस चैप्टर का 50% हिस्सा है। अभिक्रिया कोटि होती क्या है, अभिक्रिया कोटि को कैसे पता लगाया जाता है, इन सब बातों का अध्ययन करेंगे आज हम। कल हमने बात की थी वेग नियम की। वेग नियम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ वेग नियम का यूज होगा यहाँ पर अभिक्रिया कोटि में। देखिए, कल हमने किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग लिखा था। जैसे हमने एक अभिक्रिया ली थी ए प्लस बी प्लस सी बराबर प्रोडक्ट। हमने ये कॉमन अभिक्रिया ली थी और इस अभिक्रिया के लिए वेग लिखा था हमने वेग नियम से। वेग क्या था इस अभिक्रिया का, ए पर घात क्या थी x, बी पर घात y, सी पर घात z, सी पर घात क्या थी z। ये लिखा था हमने वेग। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम से वेग लिखा था। यहाँ पर x, y और z ये जो घातांक है ये प्रयोगों से पता लगाए जाते हैं। ये जो x, y, z घातांक है ये अभिक्रिया को देख करके पता नहीं चलते। ये कैसे पता चलते हैं, प्रयोगों से पता चलते हैं। अब प्रयोगों से कैसे पता लगाएंगे इनको, अभी हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो ये जो घातांक हैं अभिकारकों के मोलर सांद्रता पदों पर x, y और z, ये अभिक्रिया कोटि को व्यक्त करते हैं। ठीक है, यही किसको व्यक्त करते हैं, अभिक्रिया कोटि को। ये जो a पर घात है x, ये a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होगी। a के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या है, x। जो घातांक है ना यही अभिक्रिया कोटि है। a पर घात कितनी है x, तो a के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि कितनी हो जाएगी x। इसी तरह b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या होगी, b पर घातांक क्या है y, तो b के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि हो जाएगी y। इसी तरह c के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी z। ठीक है, और अभिक्रिया की जो ओवरऑल कोटि है वो क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया के लिए जो कुल कोटि है, ओवरऑल कोटि है, वो इन सभी घातांकों के योग के बराबर होगी। यानी x प्लस वाई प्लस z, इसको n से व्यक्त करते हैं तो n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z। ये हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। तो यहाँ से हम अभिक्रिया कोटि को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे परिभाषा, वेग समीकरण में, ये वेग समीकरण है, तो वेग समीकरण में अभिकारकों के मोलर सांद्रता पदों पर लगे घातांकों का योग क्या होगा, अभिक्रिया कोटि। समझ गए। तो इस समीकरण में जो ये वेग समीकरण, इसमें जो घातांक है उनको जोड़ दो, वही हो जाएगी अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ गई बात। अब अभिक्रिया कोटि को कैसे पता लगाया जाता है इसकी बात करेंगे हम। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सरल है। देखिए अभिक्रिया कोटि को कैसे पता लगाया जाता है। इसके लिए मैं ये अभिक्रिया लिख लेता हूं। जैसे ये है A और ये बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहां मान लेते हैं A की सांद्रता कितनी है, 1 है। A की जो कंसंट्रेशन है
वो मान लेते हैं 1 है। ए के लिए हम वेग लिखें तो वेग कैसे लिखेंगे, पहले हम वेग की समीकरण लिख लेते हैं। वेग बराबर के ए पर घात कितनी होगी, x। अब इस x का मान क्या होगा, ये प्रयोगों से पता लगाया जाता है। अब इस x का मान जो होगा वही क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि होगी। अब x का मान कैसे पता लगाएंगे हम, देखो बिल्कुल सरल है, आप ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। यहां हम मान लेते हैं a, ये जो अभिकारक a है इसकी सांद्रता प्रारंभ में 1 है, ठीक है, 1 मान के चलते हैं हम। a की सांद्रता कितनी है, 1, तो a की सांद्रता 1 है तो वेग बराबर होगा k, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 1x, और जब इसकी सांद्रता 1 है तो अभिक्रिया का वेग कितना है 1, ठीक है, तो अभिक्रिया वेग 1 होगा। कितना है, अभिक्रिया वेग 1 है, बराबर 1 है। अब मान लीजिए, माना सांद्रता 2 गुनी कर देते हैं हम, सांद्रता कितनी कर देते हैं 2 गुनी, सांद्रता 2 है, सांद्रता कितनी मान ली 2, तो वेग क्या हो जाएगा के 2 पर घात x, और वेग भी कितना हो जाए 2 ही हो जाए, यानी सांद्रता 1 है तो वेग कितना है 1, सांद्रता 2 है तो वेग कितना हो गया 2, ठीक है। अगर सांद्रता 3 कर दें, माना सांद्रता कितनी कर दें 3, तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर के 3, और वेग भी कितना हो जाए 3 हो जाए, यानी सांद्रता 1 है तो वेग 1 है, सांद्रता 2 है तो वेग 2 है, सांद्रता 3 है तो वेग 3 है। जितना गुना सांद्रता हम करते जा रहे हैं वेग भी उतना ही गुना होता जा रहा है। वेग 2 गुना कर दिए, सांद्रता 2 गुनी कर दी, वेग 2 गुना हो गया, सांद्रता 3 गुनी कर दी, वेग भी 3 गुना हो गया। इसका मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, यह घातांक क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए घातांक, इसका मतलब अतः x का जो मान है वो कितना होगा 1, x की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, और x की वैल्यू 1 होगी, इसका मतलब अभिक्रिया कोटि कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। यहाँ हम k भी लिख सकते हैं क्योंकि गुणा में क्या है k है, तो 2k हो गया, ये 3k, k क्या है, यहाँ वेग स्थिरांक से है, k का मतलब जब सांद्रता 1 है तो वेग है 1k, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सांद्रता 2 कर दी तो वेग हो गया 2k, सांद्रता 3 कर दी तो वेग हो गया 3k, क्लियर। अब हम देखते हैं इसी अभिक्रिया के लिए, मान लीजिए जब x की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की हो गई, अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई 1 हो गई, अतः अभिक्रिया कोटि बराबर 1, जो घातांक है वही क्या है अभिक्रिया की कोटि। समझ में आ गई। अब देखो इसी अभिक्रिया से देखते हैं अपन, अगर सांद्रता को हम जैसे पहले शुरुआत में तो सांद्रता 1 है तो वेग 1 है, लेकिन सांद्रता 2 गुनी कर देते हैं, कितनी कर देते हैं सांद्रता 2 गुनी, और तो वेग कितना हो गया 4k घात x, ठीक है। अगर सांद्रता 2 गुनी कर दी हमने, सांद्रता कितनी कर दी 2 गुनी, यानी a की वैल्यू 2 हो गई, तो वेग कितना हो गया 4 गुना हो गया। अगर सांद्रता 3 गुनी कर दें तो वेग कितना हो जाएगा के 3x, और वेग हो जाए मान लीजिए 9 गुना, ठीक है। सांद्रता 2 गुनी कर रहे हैं तो वेग 4 गुना हो गया, सांद्रता 3 गुनी कर दी तो वेग 9 गुना हो गया, समझना। तो इसका मतलब यहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, घात कितना हो कि ये 4 हो जाए, इसका मतलब समझ गए आप क्या होना चाहिए 2, यहाँ घात 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4k हो जाएगा, यहाँ घात 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 9k हो जाएगा। इसका मतलब अगर सांद्रता को 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है
सांद्रता को 3 गुना करने पर वेग 9 गुना हो रहा है। इसका मतलब घातांक कितना होगा? 2 होगा। वर्ग में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब घातांक 2 होगा। क्लियर? और घातांक 2 होगा, इसका मतलब कोटि कितनी होगी? कितनी होगी कोटि? 2। जितना घातांक है वही क्या है? अभिक्रिया की कोटि। अगर नेक्स्ट देखें हम इसी अभिक्रिया से बात करते हैं। अभिक्रिया यही है, मान लीजिए सांद्रता 2 गुनी कर रहे हैं। कितनी कर रहे हैं? 2 गुनी करते हैं। सांद्रता 2 गुनी कर देते हैं, यानी 2 कर दी सांद्रता, और सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग हो गया 8K। सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग कितना हो गया? 8K, यानी 8 गुना हो गया वेग। अगर सांद्रता 3 गुनी करने पर, सांद्रता कितनी करते हैं? 3 गुनी, तो वेग मान लीजिए हो जाए कितना? कितना हो जाए? 27K, यानी कितना गुना हो गया पहले का? 27 गुना। जब एक सांद्रता है तो वेग 1K है, लेकिन जब सांद्रता 2 गुनी कर दी तो वेग कितना हो गया? 8K। कितनी वृद्धि हो गई? 8 गुना। सांद्रता 3 गुनी कर दी तो वेग कितना हो गया? 27K। अब इसका मतलब बताओ, यहां घात कितनी होनी चाहिए? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यानी वेग कितनी होनी चाहिए? x बराबर 3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए 3? क्योंकि यहाँ 3 रखेंगे तभी तो 2 गुना 2 गुना 2 कितना होगा? 8। यहाँ 3 रखेंगे तभी तो कितना आएगा? 27। यानी यहाँ x की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो अभिक्रिया कोटि भी कितनी हो जाएगी? 3 ही हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अगर वेग सांद्रता के अनुरूप बढ़ता है, यानी सांद्रता 2 गुना करने पर वेग भी 2 गुना हो रहा है, सांद्रता 4 गुना करने पर वेग भी 4 गुना हो रहा है, इसका मतलब घातांक 1 होगा। अगर वेग वर्ग में बढ़ रहा है, सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो रहा है, सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 9 गुना, यानी वर्ग में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब घातांक क्या आएगा? 2। और घातांक 2 आएगा, इसका मतलब कोटि भी उसके सापेक्ष कितनी होगी? 2 ही होगी। इसी प्रकार सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 8 गुना हो रहा है, सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो रहा है, इसका मतलब घातांक क्या आना चाहिए? 3। और घातांक 3 आना चाहिए, इसका मतलब अभिक्रिया कोटि भी कितनी होगी? 3 ही होगी। समझ में आ गया होगा आपको? अगर सांद्रता में परिवर्तन करने पर, जैसे सांद्रता 1 गुना कर दी, सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग में परिवर्तन नहीं होता है। सांद्रता 2 गुनी करने पर भी वेग उतना ही रहता है, सांद्रता 3 गुनी करने पर भी वेग उतना ही रहता है। इसका मतलब घात क्या होगी? मान लीजिए यहाँ सांद्रता हमने 2 गुनी कर दी, और 2 गुनी करने पर भी वेग कितना है? 1 ही है। सांद्रता 3 गुनी करने पर भी वेग कितना है? 1 ही है। इसका मतलब क्या होगा बताओ? सांद्रता 1 गुना है तो वेग 1K, सांद्रता 2 गुना कर दी इसके अकॉर्डिंग तो वेग हो गया 1K, सांद्रता 3 गुनी कर तब भी वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। सांद्रता चाहे कितना ही गुना परिवर्तन कर दें, वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अर्थात अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ, सांद्रता हम परिवर्तन कर रहे हैं, वेग में कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। इसका मतलब अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा। और अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ घातांक कितने होंगे? घातांक कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी x की वैल्यू? 0 आएगी। क्यों आएगी 0? देखिए यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे हम, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे हम, तो किसी भी संख्या पर घात 0 का मान कितना होता है? 1। 2 की घात 0, इसका मतलब 1 ही आएगा। 3 की घात 0, इसका मतलब 1 आएगा। कितने भी सांद्रता में वृद्धि कर दें, अगर वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब घातांक 0 है। ठीक, और घातांक 0 है, इसका मतलब अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर हो गई बात? तो अभिक्रिया कोटि शून्य भी हो सकती है।
अभिक्रिया कोटि 0 भी हो सकती है अगर सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता हो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है उनकी कोटि कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर सांद्रता 4 गुनी करने पर, अगर सांद्रता 4 गुनी कर दें, जैसे इसी अभिक्रिया की बात करें हम, और सांद्रता कितना गुना कर दें? 4 गुना। मान लीजिए यहां सांद्रता 4 गुनी कर रहे हैं अपन, तो वेग सांद्रता कितनी कर दी? 4x, लेकिन वेग कितना हो रहा है? 2 गुना। सांद्रता 4 गुनी कर दी, वेग कितना हुआ? 2 गुना। अगर सांद्रता 9 गुनी कर देते हैं, कितनी कर देते हैं? 9 गुनी, तो वेग कितना हो रहा है? 3 गुना, 3 के। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो सांद्रता 2 गुनी 4 गुनी करने पर वेग 2 गुना हो रहा है, सांद्रता 9 गुनी करने पर वेग 3 गुना हो रहा है। इसका मतलब घात क्या आनी चाहिए? यहां पर घात क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? अंडर रूट होना चाहिए ना इसका। 4 का अंडर रूट होता है 2, 9 का अंडर रूट होता है 3, यानी अंडर रूट का मतलब यहां घात कितनी आनी चाहिए? 1/2, यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1/2। अगर x की घात 1/2 होगी तो सांद्रता 4 गुनी करने पर वेग 2 गुना रह जाएगा, सांद्रता 9 गुनी करने पर वेग 3 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहां घातांक क्या होगा इसका पता लगा सकते हैं हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन करके। ठीक, और घातांक पता लग जाता है तो हमें अभिक्रिया की कोटि भी पता लग जाती है। ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। आप दोबारा से ध्यान से सुनेंगे। जब सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब घातांक 0 है, कोटि 0 है। अगर सांद्रता में परिवर्तन करने पर वेग उतना ही गुना बढ़ रहा है, 2 गुना करने पर वेग 2 गुना हो रहा है, 3 गुना करने पर वेग 3 गुना रहा है, इसका मतलब घातांक कितना होगा? 1, यानी कोटि कितनी होगी? 1। ठीक, सांद्रता दुगनी करने पर वेग 4 गुना हो रहा है, अगर सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 9 गुना हो रहा है, इसका मतलब घातांक 2 होगा, तो कोटि 2 होगी। अगर वेग 8 गुना हो रहा है सांद्रता 2 गुनी करने पर, सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 27 गुना हो रहा है, इसका मतलब घातांक कितना होगा? 3 होगा, यानी कोटि 3 होगी। तो इस तरह हम आसानी से अभिक्रिया की कोटि को पता लगा सकते हैं। अभिक्रिया कोटि जो है प्रायोगिक राशि है, पता चल गया सबको, क्योंकि अभिक्रिया कोटि हमें देख रहा है कि प्रयोग से ही पता चलता है। हम सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो घातांक का पता चलता है हमें। तो पहली बात तो क्या है, अभिक्रिया कोटि कैसी राशि है? एक प्रायोगिक राशि है, क्योंकि ये प्रयोग से ही पता चलती है। घातांक का मान प्रयोगों से पता चलता है, इसका मतलब अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक राशि है। दूसरी बात, अभिक्रिया कोटि हमने देखा 0 हो सकती है, देख रहे हैं हम। अभिक्रिया कोटि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और आधा भी हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया कोटि 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक, अभिक्रिया कोटि को हम दूसरे तरीके से परिभाषित करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, जो वेग निर्धारक पद, जटिल अभिक्रियाएं होती हैं ना, वो अनेक पदों में संपन्न होती हैं, और जटिल अभिक्रियाओं का जो वेग है, जटिल अभिक्रियाओं का जो वेग है वो उसके वेग निर्धारक पद पर डिपेंड करता है। हम देखेंगे जटिल अभिक्रियाओं की जब मैकेनिज्म देखेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां एक ऐसा पद होता है जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, उसको बोलते हैं वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारक जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं हम? अभिक्रिया कोटि। ठीक है, तो वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणु या परमाणुओं की संख्या को क्या कह सकते हैं? अभिक्रिया कोटि कह सकते हैं। तो अभिक्रिया कोटि को हम 2 तरह से परिभाषित किया हमने, क्या कि वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर लगे घातांकों का योग क्या है? अभिक्रिया कोटि। या हम कह सकते हैं कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणु परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अभिक्रिया कोटि कहलाती है। हमने देखा था कि ये जो
k की इकाई कल निकाली थी हमने, कल हमने वेग की इकाई, वेग स्थिरांक की इकाई देखी थी और हमने देखा था कि वेग स्थिरांक की इकाई क्या थी, और ये हमने कल देखा था वेग स्थिरांक की इकाई जो थी x + y + z, यानी घातांकों के योग पर निर्भर करती है, यानी अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करती है, यानी अभिक्रिया कोटि बदल जाती है तो वेग नियतांक की इकाई भी बदल जाती है। ठीक है, यहाँ जो k है ये वेग नियतांक होता है, जैसे यहाँ हमने लिखा ये k क्या है, वेग नियतांक, और वेग नियतांक की जो इकाई है वो डिपेंड करती है किस पर, अभिक्रिया कोटि पर। देखें कैसे, वेग स्थिरांक k की इकाई हमने कल ज्ञात की थी, क्या आई थी, मोल 1 - n लीटर n-1 और समय इनवर्स, ये होती है वेग स्थिरांक k की इकाई। किसकी इकाई है ये, वेग स्थिरांक k की इकाई, जो आपको पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए सबको। अब ये डिपेंड कर रही है किस पर, n पर। यहाँ n का मतलब क्या था, ध्यान कीजिए, यह n का मतलब था x + y + z। n का मतलब क्या था यहाँ पर, x + y + z, और x + y + z का मतलब क्या है, अभिक्रिया कोटि, यानी ये जो n है ये अभिक्रिया कोटि है, यानी वेग स्थिरांक की इकाई किस पर डिपेंड करती है, अभिक्रिया कोटि पर। अभिक्रिया कोटि बदल जाती है तो वेग स्थिरांक की इकाई भी बदल जाती है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू कितनी है, 0, तो k का मान क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 के लिए k का मान क्या हो जाएगा, k की इकाई क्या हो जाएगी, तो k बराबर, n बराबर 0 है तो k बराबर क्या हो जाएगा, मोल, n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 - 0 का मतलब मोल, लीटर n-1 तो लीटर इनवर्स और समय इनवर्स। क्लियर, जब n बराबर 0 है, n बराबर 0 का मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, n बराबर 0 का मतलब जिसकी कोटि 0 है, यानी उसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया, तो उसके लिए k का जो इकाई है वो हो जाएगी मोल, लीटर इनवर्स, समय इनवर्स। अगर n बराबर 1 है, n बराबर कितना है, 1, n बराबर 1 का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसकी कोटि 1 है, तो क्या हो जाएगी, देखो k की इकाई क्या हो जाएगी, मोल, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - n, तो 1 - n जब 1, ठीक है, 1 - n तो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 - n का मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, लीटर, यहाँ भी n-1 समय इनवर्स, यानी 1 - 1 का मतलब क्या हो गया, 0, और 0 मोल पर घात 0 का मतलब कितना होगा, 1, देखो, तो 1 - 1 का मतलब मोल पर घात 0 आ जाएगी। इसी तरह लीटर 1 - 1 का मतलब घात 0, समय इनवर्स, और जब किसी संख्या पर घात 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी आ जाएगी, समय इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए k की इकाई क्या हो जाएगी, समय इनवर्स, ये पता होना चाहिए आपको, क्या हो जाएगी, समय इनवर्स। अगर n बराबर 2 है, n बराबर 2 का मतलब अभिक्रिया कोटि कितनी है, 2, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो k का मान कितना हो जाएगा, k की इकाई क्या हो जाएगी, अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो k की इकाई कैसे पता लगाओगे, लगा दो, बिल्कुल सरल सी बात है, क्या हो जाएगी, मोल, यहाँ देखो 1 - n, n की वैल्यू 2, 1 - 2 का मतलब माइनस, यानी मोल इनवर्स, फिर लीटर, यहाँ लीटर पर क्या हो जाएगा, n-1, 2 - 1, 1 बच गया, और समय इनवर्स, तो ये हो जाएगी मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स। ये इकाई कब, ये k की इकाई है कब, जब क्या होगी, n की वैल्यू 2 होगी, यानी अभिक्रिया कोटि कितनी होगी, 2। क्लियर हो गई बात, तो ध्यान रखें, जब शून्य कोटि की अभिक्रिया n बराबर 0 है
तो मोल लीटर इनवर्स समय इनवर्स। अगर n बराबर 1 है तो केवल समय इनवर्स, और n बराबर 2 है तो मोल इनवर्स लीटर समय इनवर्स। क्लियर? समय इनवर्स समय सेकंड में भी हो सकता है, समय मिनट में भी हो सकता है, समय घंटे में भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी समय की इकाई हो तो समय इनवर्स में ध्यान रखेंगे आप। क्लियर हो गई बात सबको? तो k की जो इकाई है, वेग स्थिरांक की इकाई है, वो निर्भर करती है किस पर? अभिक्रिया कोटि पर। अगर अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो गैस अवस्था में है, अभिकारक कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। गैसीय अभिक्रिया है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या हो जाएगी? k की इकाई। गैसीय अभिक्रिया है तो शून्य कोटि के लिए k की इकाई क्या हो जाएगी? यहाँ सांद्रता, ये सांद्रता है तो देखो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी को मैं इस तरह लिख दूं, सांद्रता 1 - n समय इनवर्स। ठीक है, यहाँ सांद्रता हमने मोल लीटर इनवर्स में ली थी, तो यह सांद्रता 1 - n यही होता है। तो ये सांद्रता कब है? जब सॉल्यूशन है, जब विलयन है, अभिकारक विलयन अवस्था में है तो सांद्रता हमने मोल पर लीटर में ली। लेकिन अभिकारक गैसीय अवस्था में, अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो सांद्रता की जगह क्या आ जाएगा? atm। तो atm आ जाएगा तो शून्य कोटि के लिए क्या हो जाएगा? atm शून्य कोटि के लिए 0। ठीक है, atm समय इनवर्स, तो शून्य कोटि के लिए हो जाएगा atm समय इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए क्या हो जाएगा? समय इनवर्स ही हो जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि के लिए n की वैल्यू क्या है? 1, तो समय इनवर्स हो जाएगा। और द्वितीय कोटि के लिए क्या हो जाएगा? atm 1 - 2 यानी atm इनवर्स समय इनवर्स। क्लियर? समझ में आ गई बात? जब गैसीय अवस्था में है अभिकारक तो शून्य कोटि के लिए atm समय इनवर्स हो जाएगी k की इकाई, प्रथम कोटि के लिए समय इनवर्स ही रहेगी, और द्वितीय कोटि के लिए हो जाएगी atm इनवर्स समय इनवर्स। यहां से हम पता लगा लेंगे इसको। ठीक? क्लियर? समझ में आ गई सबको बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? जब अभिकारक विलयन अवस्था में है, विलयन में है, तो k की इकाई ये हो गई, और जब अभिकारक गैसीय अवस्था में है तो k की इकाई ये हो गई। अब हम देखेंगे अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण। यहां हम देखेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे हम यहां, और उनकी लिए वेग समीकरण लिखेंगे अपन। तो पहले देखते हैं अपन शून्य कोटि अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। पहले हम देखो शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या है। शून्य कोटि अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन अभी हमने देखा था कि इस कोटि का मतलब क्या है। शून्य कोटि का मतलब क्या है कि अभिकारकों की सांद्रता में कितना ही परिवर्तन कर दो, अभिक्रिया वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित करें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनका वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उन्हें बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया। और शून्य कोटि अभिक्रिया जैसे मान लीजिए अभिक्रिया है ए प्रोडक्ट, ये कॉमन रिएक्शन लिखी हमने, तो इसके लिए वेग नियम लिखें तो क्या लिखेंगे अपन, वेग समीकरण वेग बराबर के ए पर घात 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी शून्य कोटि। कोई भी शून्य कोटि कॉमन अभिक्रिया है तो उसके लिए हम इस प्रकार लिख सकते हैं वेग समीकरण। इसके उदाहरण देखें हम, उदाहरण आते हैं एग्जाम में, अभिक्रिया की कोटि पूछ लेते हैं, या फिर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, या अभिक्रिया लिख देगा, कहेगा इसकी कोटि बताइए। तो देखिए उदाहरण देखें हम, जैसे HCl का निर्माण। HCl H2 गैसीय अवस्था में है प्लस Cl2 बराबर 2HCl। प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर, प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर अगर यह अभिक्रिया होती है तो इसकी कोटि कितनी होती है, 0। ठीक है,
प्रकाश की उपस्थिति में जल की सतह पर अभिक्रिया हो रही है, HCl का निर्माण हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 0 होगी। इसी तरह अमोनिया का अपघटन, अमोनिया का अपघटन, अमोनिया NH3, इसका अपघटन होता है किसमें? N2+3H2 में। कहाँ पर होता है? टंगस्टन की सतह पर या प्लेटिनम की सतह भी हो सकती है। टंगस्टन की सतह पर या प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का अपघटन कौन सी अभिक्रिया है? ये शून्य कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब जब सांद्रता 2 गुनी करते हैं तो वेग भी 2 गुना हो रहा है, सांद्रता 3 गुनी करते हैं तो वेग भी 3 गुना हो रहा है, सांद्रता 4 गुनी करते हैं तो वेग भी 4 गुना हो रहा है। तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया कोटि होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यानी इस अभिक्रिया में सांद्रता पदों पर जो घातांक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। जैसे कॉमन अभिक्रिया ले लें अपन इसी तरह की, ए प्रोडक्ट, तो ये कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर वेग लिखेंगे ना हम, तो क्या लिखेंगे? के ए पर घात कितनी होगी? 1। इसका मतलब ये प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर? प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण जैसे अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट का अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को गर्म करते हैं तो इसका अपघटन होता है किसमें? N2+2H2O। तो ये एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एजो आइसोप्रोपेन का अपघटन, एजो आइसोप्रोपेन का अपघटन, एजो आइसोप्रोपेन क्या होती है? एजो आइसोप्रोपेन CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं एजो आइसोप्रोपेन। इधर आइसोप्रोपेन, इधर आइसोप्रोपेन, ये एजो, तो इसको बोलते हैं एजो आइसोप्रोपेन। इसका अपघटन होता है, इसका अपघटन होता है तो यहां से तो नाइट्रोजन गैस प्लस, और यहां से ये यहां पर H हो रहा है। ठीक है, यहां पर भी H है और यहां पर भी H है। ठीक है, तो ये बदल जाता है किसमें? C6H14, C6H14। क्लियर? तो ये होता है एजो आइसोप्रोपेन का अपघटन, और एजो आइसोप्रोपेन का अपघटन होने पर बनता है नाइट्रोजन प्लस हेक्सेन। तो ये एक कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की। ये सेलेक्टिव एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है, रेडियो एक्टिव तत्व का जो विघटन की अभिक्रिया है वो भी कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन की जो अभिक्रिया है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, इसके अलावा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखें हम। द्वितीय कोटि अभिक्रिया मतलब तो समझ गए आप द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होगी। जैसे यही अभिक्रिया लिखे अपन ए प्रोडक्ट, तो इसके लिए वेग क्या लिखेंगे द्वितीय कोटि के लिए? के ए पर घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, द्वितीय कोटि की अगर अभिक्रिया है तो सांद्रता 2 गुनी करने पर वेग 4 गुना हो जाएगा, सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग 9 गुना हो जाएगा अगर अभिक्रिया की कोटि कितनी है? द्वितीय है। ठीक है, जैसे यहाँ अगर अब इसके उदाहरण देखते हैं हम, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण देखें हम। जैसे H2+I2 बराबर 2HI, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है।
ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अभिक्रिया कोटि क्या होती है? क्या होती है अभिक्रिया कोटि? वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर लगे घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि होती है। जो भी सांद्रता पद पर घातांक है ना, अभिकारक की सांद्रता पर जो घातांक वो अभिक्रिया कोटि है। अभिक्रिया कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। अभिक्रिया कोटि प्रायोगिक राशि है, प्रयोगों से ही पता लगाई जाती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया कोटि, उसमें जो वेग निर्धारक पद है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाला पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। और वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो संख्या है, अभिकारकों के अणुओं की जो संख्या है वो अभिक्रिया कोटि होती है। कौन सी अभिक्रियाओं के लिए? जटिल अभिक्रियाओं के लिए। अभिक्रिया कोटि बदल जाती है तो वेग स्थिरांक k की इकाई भी बदल जाती है। जैसा हमने देखा अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं के लिए k की इकाई अलग अलग होती है और k की इकाई से हम अभिक्रिया कोटि का पता लगा सकते हैं। इस पे आधारित सवाल आते हैं, k की वैल्यू दे देगा, उसकी इकाई से हम पता लगाएंगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। देखेंगे आगे हम। और ये आ गए विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के उदाहरण, और विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के लिए हमने क्या लिखी? वेग की समीकरण। आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लगातार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए हमारे साथ। अगर आप इसी तरह जुड़े रहे तो आपको रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, उनको दूर करेंगे। धन्यवाद।